जमावड़ा News+21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे खास मेहमान हैं बंसी कन्नौज, प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी। साथ में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राजेश पांडे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। सरकार द्वारा आज चौथा वित्तीय बजट पेश किया गया विधानसभा में। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है पेंशन बहाली। क्या कहना चाहेंगे राजेश पांडे जी? देखिए, बहुत संभावनाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को बजट से, लेकिन प्रदेश के बजट ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को निराश किया है। नौजवान हो, माता मातृशक्ति हो, चाहे गौठान के माध्यम से जो हमारे श्रमिक भाई बहन हो उनकी बात करें, और चाहे औद्योगिक विकास की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, पूरी तरह से ये बजट हताशा और निराशा भरा और कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ाने के बजाय कहना चाहिए विकास को बाधित करने वाला बजट दिखता है। नौजवानों को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में नौजवानों को 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का जो सरकार वादा को राजेश जी, पेंशन जो बहाली की गई है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लोग जगह जगह पर मिठाइयां बांट रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, उत्साह हो रहे हैं। देखिए, पेंशन बहाली का निर्णय जो है सरकार ने लिया है, ठीक है, अच्छा कदम है, उसका वो कदम ठीक है, जनहित में कदम लिया गया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट में कुछ नहीं दिखता। मैं भी नौजवान हूं, मैं देख रहा था नौजवानों को 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता के सरकार ने वादा किया था। इसमें कुछ प्रावधान मिलेगा। मुख्यमंत्री निवास के लिए 551 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, परंतु 20 लाख युवाओं के लिए मात्र 2 करोड़। बंसी जी, बंसी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी से धन्यवाद कहना चाहूँगा जिस प्रकार उन्होंने सरकार की जो पुरानी पेंशन योजना का बहाली का पेंशन योजना पर तो उन्होंने आप सहमति दी है, उसके लिए उनको भी बधाई। लेकिन यह निर्णय जो है आपको बताना चाहूँगा ऐतिहासिक निर्णय है। ऐतिहासिक निर्णय इसलिए है क्योंकि इस बजट के माध्यम से, इस निर्णय के माध्यम से आने वाले आज के जो कर्मचारी हैं, आने वाले 30 साल 25 साल बाद जो उनकी जब वो बहाली होगी, पुरानी मतलब उनकी जो रिटायरमेंट का समय आएगा, उनकी भविष्य का निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है। आपको बताना चाहूँगा, एक हमारे सरकारी मित्र है, कर्मचारी हैं, उन्होंने आज मुझे फ़ोन करके बधाई दी और कहा जब तक सूरज चांद रहेगा भूपेश बघेल का नाम रहेगा। ये ऐतिहासिक निर्णय है भूपेश बघेल जी का, जिससे ये निर्णय को आपको बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। पूरे प्रदेश में इस जश्न मनाया जा रहा है। भविष्य कर्मचारियों के भविष्य का निर्णय है ये। कर्मचारियों का एक तरफ भविष्य के निर्णय की बात करें और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में 11.54% की बढ़ोतरी। देखिए राजेश जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, लगभग 1000 करोड़ का कर्जा और 1 लाख करोड़ का ही बजट। 2003 में अगर अपन आकलन करें तो 7000 करोड़ का कर्जा और 7000 का ही बजट था, परंतु हमारी रमन सिंह की सरकार ने उस कर्जे में मात्र 35000 करोड़ का कर्जा लिया और बजट को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। परंतु अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो दोनों बरोबर, आय और व्यय को आप निकालें तो राजस्व घाटा लगभग 9000 करोड़ का। आरबीआई कहती 3% से ऊपर नहीं रहना चाहिए। आरबीआई कहती कि लोन जो है आपका कहना चाहिए लोन 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका लोन 27% ऊपर चले गया। देश में राजेश जी आपकी भी 15 साल तक सरकार थी जी, उस समय आपने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने किया ना, मैं तो बता रहा हूँ। 7,000 करोड़ के बजट को 90,000 करोड़ पर पहुंचाया। 12,000 प्रति व्यक्ति आय को हमने 90,000 तक पहुंचाया हमारे, और कहना चाहिए उसके अलावा प्रदेश में समग्र विकास का काम हमने किया। हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के लिए और समग्र विकास के लिए, चाहे शहरी विकास की बात है, ग्रामीण अंचल के विकास की बात करें, मूलभूत सुविधाएं देने की बात करें, रमन सरकार ने काम किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं,
इनके राज्य में मात्र 54 लाख मीट्रिक टन रमन सिंह की सरकार खरीदी करती थी धान। 15 लाख किसान का पंजीयन था। आज प्रदेश में 22.5 लाख किसान पंजीकृत है और 97 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। साथ ही युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। युवाओं की रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव मितान क्लब की घोषणा की है। राजीव मितान क्लब के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में सकल घरेलू उत्पाद को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 के समय कोविड का काल था। कोरोना के समय पूरे देश भर के राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काम किया है, किसानों के जेब में पैसा दिया है, जिससे निश्चित ही शहरी अर्थव्यवस्था में विकास दर ऊंची हुई है और उसका कारण है कि आज 11.54% की अनुमानित ये वृद्धि हुई है। तो फिर क्यों धरना स्थल से लगातार विधानसभा कूच कर रहे हैं लगातार यहाँ के लोग और कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को कब्जाया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता था, किसान आत्महत्या करता था, ये जग जाहिर है। आज बता दीजिए किसानों की आत्महत्या में कहाँ ये ऐसा हो रहा है, कहाँ आरोपों का यही जवाब दूंगा कि मित्र हमारे, आप एक बार अपने पुराना इतिहास निकाले। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, आपकी कांग्रेस की सरकार थी। आपकी सरकार धान को डुबो डुबो कर रिजेक्ट करने का काम करती थी। आपकी सरकार ने तानाशाह के रूप में शासक किया और नौजवान हो, किसान हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबको लाठियां भांजने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम हो कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया गया। और मैं बताना चाहता हूं 12 लाख मैट्रिक टन खरीदी करते थे आप, हम जाते जाते आपको 88 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी करके गए। और वर्तमान की बात करते आप, आज खाद बीज के लिए किसान दर दर भटक रहा है, खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है। उनके कहना चाहिए रकबे को गिरदावरी के नाम उनके रकबे को कम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा जो किसान सम्मान निधि का पैसा, उस पैसे से लोगों को वंचित करने का काम किया जा रहा है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, जब जोगी जी की सरकार थी 12% पे लोन दिया जाता था किसानों को ऋण। हमारी सरकार ने उस ऋण को 0% पे देने का काम किया। हमारी सरकार ने 4.5 लाख सिंचाई पंप देने का काम किया। और आपकी वर्तमान सरकार में आज 1.5 लाख से ज्यादा पंप सिंचाई पंप बताना चाहूंगा पड़े हुए हैं। रमन सिंह ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अभिषेक सिंह, जिन्होंने 800 क्विंटल धान को बेचा इसी सरकार में। और ये बात करते हैं 88 लाख मीट्रिक टन, 97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने इस प्रदेश में की है। रिकॉर्ड तोड़ 22.5 लाख किसानों को 3.5 लाख धान को खरीदा है और धान का एक कतरा, एक दाना हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लेने का वादा किया है। आज भी वो धान नहीं बेच पाए और धान खरीदी बंद कर दी गई। ये षड्यंत्र करने का काम। आप 1.5 करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले हुआ है 97 करोड़ खरीदी बंद कर देते हैं। 97 करोड़ मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जिसमें रमन सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने धान को बेचा है। देखिए, जनता जो है वो समझना चाहती है एकदम बारीकी से कि सकल घरेलू उत्पाद जो है 11.54% जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो है जो किसान है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और धरना भी कर रहे हैं और विधानसभा कुछ भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाई हमारी जमीनों को लेकर के आप बाहरी लोगों को उद्योग क्यों लगाने दे रहे हो, क्यों किसानों को ही ऐसी चीजें लाएं जिससे किसानों में ही उनके उत्पाद में वृद्धि हो, ताकि सकल घरेलू उत्पाद में किसानों की तरफ से, कृषि के क्षेत्र की तरफ से वृद्धि हो। बंसी जी, देखिए, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, सब जिसको समझते हैं, रकबा बढ़ा है। किसानों की 15 लाख किसान थे, खेती की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। इसी छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 लाख किसान से 9.5 लाख किसान नए पंजीकृत इस प्रदेश की सरकार में हुए हैं। धान की खरीदी लगातार रिकॉर्ड तोड़ होती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मात्र 54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, 15 लाख किसान रजिस्टर्ड थे। आज देख लीजिए किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, जिससे निश्चित ही घरेलू उत्पाद, चाहे जो शहरी अर्थव्यवस्था हो, उसमें मजबूती मिले है, व्यापार व्यवसाय में इजाफा हुआ है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक और 60,000 करोड़ का कर्जा और किसान हितैषी होने का दम भरने वाले माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के। दूसरी ओर राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे अन्याय करने का काम। उनकी उपज का 1.5 साल तक उनको दाम नहीं मिलता, उपज की उनको राशि नहीं मिलती, तो कैसा न्याय है? 1.5 साल तक कोई न्याय? आप एक साथ अगर उनको देते तो साथ वो राशि उनको उपयोग में आती, परंतु आप उनको 5-5, 6-6, 1.5 साल में आप 6-6 किस्तों में, 4-4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं। मतलब आप
किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। आपके कोचिए आप धान खरीदी केंद्रों में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। धान तौलाई में 1-1 किलो 1.5 किलो कटौती करने का काम किया जा रहा है। आपके खाद बीज का भंडारण करके व्यापारियों को आप संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और वो 250 रुपए 265 रुपए के यूरिया को 500 600 700 में, डीएपी को 1200 रुपए का 2425 रुपए में बेचने का काम कर रहे हैं। आप किसानों को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। किसान हितैषी होने का दम भरना अलग बात है, किसानों के हित में काम करना अलग बात है। मैं तो बता रहा हूं ना, गोधन न्याय योजना को भी इस बजट सत्र का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री इस योजना को फॉलो अप कर रहे हैं। वो मथुरा से कहे हैं कि हम जो है छत्तीसगढ़ सरकार की इस नीतियों का जो है पालन करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। राजेश जी, ये बिल्कुल यही तो दुखद बात है कि ये दुष्प्रचार करने में, अब स्वयं स्तुति और महिमा मंडन करने में भूपेश बघेल सरकार आगे है। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल को असम ने फेल कर दिया, बिहार ने फेल कर दिया, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति दिख रही है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी परिस्थिति समझ में आ जाएगी। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं, आपने जन घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं की, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप गोधन योजना की बात कर रहे हैं, मैं डंके की चोट में बता रहा हूं, गोधन योजना केवल भ्रष्टाचार का जरिया और माध्यम है। आपके लोग गोधन योजना के माध्यम से गोठानों का पता नहीं, उनके लिए गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज भी पशु आपको रोड पे हाईवे पे बैठे मिल जाएंगे, आपको बताना चारे की व्यवस्था न उनके पानी की व्यवस्था, केवल भ्रष्टाचार। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसे पशुधन ऐसे प्रदेश के मथुरा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में आवारा पशुओं के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं को संवर्धन करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये क्या है? ये समाधान नहीं करेगी, ये है समाधान नहीं करती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजना है गोधन योजना, सरकार लिख रही है, अपनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं किस प्रकार आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या थी। रात रात भर किसान जो है अपने खेतों पर मचान में डालकर बैठते थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा है। मथुरा आपकी देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हमारी सीट ये पिछले बार की तरह मजबूत हमारी हास्यास्पद है और लगातार आप मुस्कुरा भी रहे हैं इनकी बात पर। आपको नहीं लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, हमारी चुनाव में आपको इसका प्रतिफल अलग नजरिए से हमने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में, और निश्चित ही पिछले बार की अपेक्षा हमारी सीटें इस बार बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मठ में जाने का रास्ता दिखा दिया है। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश को गढ़ने का काम किया। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, हमने सेवा को माध्यम मान के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गांव गरीब किसान नौजवानों के हित में काम करने का काम किया है। किसानों के खेत में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि घूम रहे हैं। मुझे पूरा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव जीत के प्रचंड मतों से सरकार बनाएंगे। और मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप बता दीजिए 5 सीट भी आपकी आ रही है क्या? मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश अब समाप्त हो चुका है, कल उसके परिणाम आ जाएंगे। बजट पर बातचीत हो रही थी। एक और युवा रोजगार सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जो युवा रोजगार योजना इन्होंने लाई है। उसके तहत ये जो राजीव मितान क्लब की बात की है, उसमें किसी प्रकार का कोई बजट पेश नहीं किया गया। क्यों आखिर? देखिए, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की हुई थी कि 13,692 राजीव मितान क्लब का गठन किया जाया है। उसमें आपको बताना चाहूँगा, अभी माननीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में 4 ऐसे रायपुर राजधानी के 4 ऐसे क्लब हैं जिनको प्रथम किस्त जारी कर चुका है। राजधानी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 1100 क्लब, और आपको बताना चाहूँगा ग्रामीण अंचलों में 11,000 क्लब। सर मैं बजट पूछ रहा हूँ, बजट कहाँ है आपका? कितने का बजट है? सरकारी दस्तावेज में कहाँ लिखा गया कितने का बजट है? इसका थोड़ा जानकारी। कैबिनेट की फैसले में इसका बजट का घोषणा हो चुका है। 13,000 जो क्लब बनेंगे उसकी प्रथम किस्त भी युवाओं को जारी की जा चुकी है, और बहुत ही अच्छा ये माध्यम है युवाओं को इस क्लब के माध्यम से सरकारी जो योजनाएं हैं उसको जोड़ने का काम, दिलाने का काम। साहब, उन युवाओं का क्या? आज कई महिलाएं विधवा हो चुकी कोरोना काल में। आज छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर वो विधानसभा की ओर कूच की थी। देखिए, इन्हीं के लिए उनका क्या होगा? इन्हीं के लिए महतारी दुलार योजना के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू की है।
शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद के 171 से ज्यादा स्कूल खोले हैं, जिसमें बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी आज उस स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती कराना चाहते हैं। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उस योजना को ध्यान में रखते हुए 32 हिंदी माध्यम स्कूल भी स्वामी आत्मानंद की खोले जाएंगे, जिसमें 171 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा छात्रों रोजगार युवाओं महिलाओं को शिक्षा को भर्ती किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, फिर वही झूठे सपने दिखाने का काम प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता गली गली में जाके बेरोजगारी भत्ता देने का फॉर्म भरवा रहे थे कि नहीं भरवा रहे थे? हमारी सरकार आएगी 60,000 प्रति वर्ष शासकीय नौकरी देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? सरकार में आने के बाद 50,000 हमारे एसआई भर्ती परीक्षा को आप निरस्त कर देते हैं, आप पंचायत कर्मियों को बाहर कर देते हैं, आप शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं करते, आप संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं करते, चाहे कहना चाहिए बिजली विभाग के कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, और कोविड काल में जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे 700 आप कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर कर देते हैं, आयुष्मान मित्रों को 800 से ज्यादा लोगों को बाहर कर देते हैं। आप देखिए प्रदेश की परिस्थितियां, आज नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश के नौजवानों को छलने का काम इस सरकार ने किया, रोजगार नहीं दिया, ना शासकीय नौकरी दी। जो हमारे कहना चाहिए पहले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते थे, कौशल उन्नयन के, उनको भी बंद करने का काम किया। और अभी भूपेश बघेल जी घोषणा करते हैं 5 लाख रोजगार देने का दावा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। एक नौजवान को रोजगार नहीं मिला है और अभी बोलते हैं रोजगार मिशन गठन करके 15 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? कब तक आपकी काट की हांडी चढ़ेगी? प्रदेश का नौजवान आपको देख रहा है, आपकी नीतियों को देख रहा है, आपकी युवा विरोधी नीतियों का परिणाम आने वाले 2023 में यहाँ का नौजवान जरूर देगा, मुखरता के साथ देगा। बंसी जी, एक सवाल अंतिम और लूंगा। स्कूल सफाई कर्मचारी विगत 10 वर्षों से लगातार परेशान, और खुद टीएस सिंहदेव ने ये बात कही थी, और यह जो आपके मैनिफेस्टो में भी था कि किसानों जितने भी ये हमारे सफाई स्कूली कर्मचारी हैं, इनके जो है इनको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अब भी 43,000 से ज़्यादा स्कूली सफाई कर्मचारी धरने पर हैं और लगातार वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र तैयार किया था, 36 ऐसे वादे किए थे, जिसमें 30 से भी अधिक वादे इस सरकार ने 4 साल के अधिक में पूर्ण किए जा चुके हैं। और आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले स्कूल सफाई कर्मचारियों के भी के साथ अन्याय नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवा, किसान, महिला कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए खड़ी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट पर सिमटा के ला के दे दी है। सरकार बनती है 2021 में, फिर से सचिवों का गठन किया जाता है, 3 महीने 15 दिन का समय दिया जाता है, फिर 30 दिन का समय दिया जाता है, फिर 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं। राजेश जी, बिल्कुल देखिए, वही कह रहा हूं मैं, इस प्रदेश का बदहाल स्थिति इसी में समझिए। आदिवासी अंचलों को छोड़ के पैदल आके यहाँ पे राजभवन का घेराव करके अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सुनती। स्वास्थ्य विभाग की ये बदहाल स्थिति है कि हमारे दूरस्थ अंचल में आप चले जाइए, 25,000 से ज्यादा हमारे आदिवासी बच्चे कुपोषण के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, छोटी छोटी मलेरिया और कहना चाहिए चिकनगुनिया और वायरल फीवर के चलते, छोटी छोटी निमोनिया जैसे सामान्य बीमारियों के कारण काल के गाल में समा जा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य स्थिति है। ये सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है, ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। उसका कारण एकमात्र ये है कि सरकार कर्जे के बोझ में दबी चली जा रही है। आज आप देखिए, प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के ऊपर 36,000 का कर्जा है, और ये कर्जा कैसे पटा? 1 लाख हमारी आमदनी, 1 लाख करोड़ का हमारा कर्जा, अब दोनों बरोबर हो गए, तो हम कर्जे को कैसे पटाएंगे? समय बचा होगा। बंसी जी, अपने विचार रखिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो आज बजट पेश किया है वो निश्चित ही ऐतिहासिक रहा है, चाहे युवाओं के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, कर्मचारियों के भविष्य के लिए हो, या फिर महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो। निश्चित ही इस बजट से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया है, उसके परिवार को सुरक्षित किया है। इससे आने वाले समय में निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार को, जिस प्रकार आज के कर्मचारी जश्न मना रहे हैं, आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में भी इसी प्रकार का जश्न का सरकार मनाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी विनम्रता और सहजता के साथ आज हमने आपको छत्तीसगढ़ सरकार के चौथे वित्तीय बजट को समझाने का पूरा प्रयास किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।